वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल मल्हार, जो कि आपकी एनसीईआरटी की नई बुक है 6th क्लास की एज पर एनईपी 20। इसमें पाठ 11 हमने पढ़ ली थी, कविता चेतक की वीरता। इसके बाद आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो लेखक थे इसकी आपने पढ़ लिया था, कवि से परिचय आपका हो गया था, कवि श्याम नारायण पांडे जी, जिन्होंने ये कविता लिखी थी। आगे हम पढ़ने वाले हैं, आज इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो जैसा कि आपके हर पाठ में होता है, सबसे पहले यहाँ भी आपको फिर से दिया गया है मेरी समझ से। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से उत्तर बताने होते हैं और उसके बाद आपको बाद में इनके बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी होती है। तो मेरी समझ से में आपको फिर से कहा गया है कि अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। कैसे? तो नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको स्टार बनाना है। तो चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था, या चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था, या चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था, या चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। इन चारों में से कौन सी बात सही है? तो देखिए बेटा, इसके लिए हम कविता एक बार फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पर था, आगे देखिए यहाँ पर कहां पर आता है, आगे है रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, है ना। इसके आगे यहाँ देखिए आपकी लाइन आ जाती है, विकराल वज्रमय बादल सा अरे की सेना पर ठहर गया। यानी कि विकराल बादलों में जैसे वज्र होता है, बादलों में जैसे बिजली चमकती है, वज्र चमकता है, उस तरीके से वो दुश्मन की सेना के ऊपर बरस जाता था। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला? चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें? देखिए, तो कवि कह रहे हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था, या फिर चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था, चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था, या फिर चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही सही है, तो हम इस पर ही स्टार बना देंगे, है ना। ये क्यों सही है हमारे हिसाब से? क्योंकि हमने इसको सही क्यों बताया? क्योंकि ये जो था हमारी कविता में यही दिया गया है कि ये बादल की तरह से, वहां पर बादल में वज्र की तरह से टूट पड़ा था। अगला आपको दिया है, लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए कहा है? शब्द यहाँ पर सवार कौन है? चेतक। चेतक तो घोड़ा है। महाराणा प्रताप जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कवि तो बता रहे हैं, और शत्रु उस पर बैठेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर महाराणा प्रताप के लिए ये बात कही गई है कि महाराणा प्रताप को लेकर के वो उड़ जाता था। ऐसे लगता था कि जैसे महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठे, वो उनको लेकर उड़ जाता था, क्योंकि चेतक जो है वो महाराणा प्रताप का घोड़ा है, महाराणा प्रताप ही उस पर बैठते थे। तो सवार उसे ही कहा जाता है जो उसकी सवारी कर रहा होता है, यानी कि घोड़ा जो है चेतक, उसके सवार कौन थे? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप पर आप ऐसे स्टार बना देंगे बेटा, ठीक है। आगे आप अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं क्लास में, और कीजिएगा जरूर। उन लोगों ने कोई और उत्तर आपको बताया हो तो आप उसको भी मुझे बता सकते हैं कि उन लोगों ने उत्तर क्यों चुना। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इनका विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो दिया है, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो निर्भीक गया वह ढालों में, निर्भीक का मतलब होता है निडर, ढालों में मतलब ढाल जो होती है, तलवार के साथ गोल ले रखी होती है, ढाल होती है वो। कहते हैं यहाँ पर कि वो जो घोड़ा था चेतक, ढालों के बीच में निर्भीक चला गया, निडर होकर चला गया, और तलवार वालों के बीच में सरपट दौड़ता रहा। इसका मतलब ये है कि उसको जो घोड़ा था राणा प्रताप का, वो घोड़ा ना तो तलवार से डरता था ना ढाल से डरता था। जो लोग तलवार और ढाल लेकर खड़े होते थे, उनके बीच में से भी वो निडर होकर के सरपट दौड़ता चला जाया करता था। वो रुकता नहीं था, किसी से घबराता नहीं था, बहुत ही ऊर्जावान घोड़ा था। दूसरा दिया गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों में खन गया अंग। तो यहाँ पर भाला गिर गया, तलवार भी गिर गई, है टापों से खन गया अंग।
यानी कि भाला गिर गया, तलवार गिर गई और घोड़े की टापों से अंग खन गया, यानी कि शरीर पर घोड़ों की टापें पड़ती रही। इसका मतलब ये है कि भाला भी गिर गया, तलवार भी गिर गई और घोड़े की टापों से शरीर भी खुंदता रहा। यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आई थी लाइन, तो यह भाला गिर गया, गिरा निशंग है, टापों से खन गया अंग, है का मतलब होता है घोड़ा, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। यानी कि वो जब घोड़ा था आगे आगे जब चला युद्ध में, तो क्या हुआ कि जब राजा थे, राजा के हाथ से भाला गिर गया, तलवार गिर गई और घोड़ों के टापों से शरीर जो है घोड़े का खुंद गया, लेकिन उसके बाद भी उस घोड़े ने एक तरीके से राजा का साथ देना छोड़ा नहीं। इस बात को देख करके सारा का सारा दुश्मन समाज हैरान रह गया। आगे पढ़ेंगे, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भावार्थ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। आपको सहायता लेने के लिए परमिशन दे दी गई है बेटा। देखिए कविता है आपकी, पंक्तियां हैं, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो राणा प्रताप के घोड़े से हवा का पाला पड़ गया था का क्या मतलब है? शत्रु के, पहले हम इन सबको पढ़ लेते हैं। दूसरी दी गई आपको, वो दौड़ रहा अरे मस्तक पर था आसमान का घोड़ा था। तीसरा दिया गया, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। चौथी लाइन आपको दी गई, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। पांचवी लाइन दी गई है, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। तो पहली लाइन जो आपको दी गई है, शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। तो शत्रुओं की सेना पर टूट पड़ता था वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। आपका ये जाकर के पहले से मिल जाएगा बेटा, ठीक है। दूसरा दिया गया आपको, हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ठीक है। इसके बाद तीसरी आपको लाइन दी गई है, शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। तो इसको वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, दुश्मन के सिर पर दौड़ रहा था या फिर आसमान का घोड़ा था, ये आपका यहाँ मिल जाएगा। और दिया गया, चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। तो राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, ये यही मिल जाएगा। और नहीं, ये यहाँ पर सॉरी, यहाँ नहीं मिलेगा, ये आएगा, जो तनिक हवा में बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। आगे, वो राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता, अर्थात वो राणा का इशारा समझ जाता था। ये यहाँ पर आ जाएगा, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपनी बुक में मैच कर सकते हैं। इस तरीके से सही आंसर्स रहेंगे बेटा। इसके बाद हम आगे चलेंगे। शीर्षक, ये कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यानी कि ये जो शीर्षक आपको कविता दी गई है चेतक, ये एक लंबी कविता है हल्दी घाटी नाम से, उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो यहाँ पर आप कोई भी शीर्षक दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैं दे सकती हूँ उसमें चेतक दे सकते हैं, खाली चेतक की वीरता की जगह आप इसे राणा प्रताप का घोड़ा दे सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वही एक बहादुर घोड़ा दे सकते हैं। आप कोई भी शीर्षक इसको अपने हिसाब से दे सकते हैं। आगे है कविता की रचना। तो चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा का पाला था। ये बेटा तुकांत शब्द कहलाते हैं, निराला और पाला जैसे है ये तुकांत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तुकांत शब्द होते हैं ये, इनकी तुक मिल रही होती है बोलने में। इंग्लिश में आप इनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। आगे राणा प्रताप का कोड़ा था, वो आसमान का घोड़ा था। कोड़ा घोड़ा भी तुकांत शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं, बोलने में भी मिलते जुलते हैं और लिखने में भी मिलते जुलते हैं। तो इस तरह की तुकांत शैली आमतौर पर कविता में आती है, कविताओं में इस्तेमाल की जाती है तुकांत शैली। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में तुकांत शब्दों की हमें लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। चलिए ढूंढते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके बन जाएंगे, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था।
इसमें आपके तुकांत शब्द बनेंगे निराला और पाला। ऐसे ही आगे हम ढूंढते चलेंगे, हर जगह पर आपको इस पूरी कविता में मिलेंगे बेटा। इसके बाद है कोड़ा था घोड़ा था, ठीक है। आगे जाता था जाता था, ये तो एक ही शब्द हो गया इसलिए इसको हम रनिंग वर्ड नहीं मानेंगे। आगे है उड़ जाता था मुड़ जाता था, हो सकता है यहाँ पर है उड़ जाता था मुड़ जाता था। आगे है चालों में भालों में ढालों में करवालों में, चारों के चारों शब्द राइमिंग हो गए, तुकांत हो गए। आगे है यहाँ नहीं वहां नहीं जहां नहीं कहां नहीं, ये चारों के चारों शब्द तुकांत हो जाएंगे। इसके आगे लहर गया ठहर गया गहर गया, 3 शब्द तुकांत हो गए। इसके आगे निशंग अंग दंग रंग, ये चारों के चारों शब्द तुकांत शब्द कहलाएंगे। तो ये थे हमारे इस कविता के तुकांत शब्द जो आज हमने किए। इसके आगे चलते हैं, क्या करना है। आगे है शब्द के भीतर शब्द, तो आपको दिया गया है यहाँ पर आसमान का घोड़ा था, तो आसमान के भीतर कौन कौन से शब्द छपे हुए हैं। आस समान मान सम आन नस। तो इसी तरीके से कविता में से कोई 5 शब्द सुन करके उनके अंदर के शब्द हमें ढूंढ के लिखने हैं। पहला शब्द ढूंढ लेते हैं हम लोग, कोई लंबा शब्द ढूंढेंगे ताकि उसमें से हमें कुछ मिल जाए। जैसे निगला निराला, निराला में से बनाएंगे हम, तो निरा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा राला, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं। तनिक शब्द से बना लेते हैं, तनिक तन इक निक, ठीक है। ऐसे पुतली शब्द में से बना लेंगे, पुतली शब्द से बना लेंगे पुत तली, ठीक है। भयानक शब्द से बना लेंगे भय नक भया यान, ठीक है। और शब्द ढूंढ लेते हैं, जगह से बना लेते हैं जग गह, ठीक है। आगे ये 5 शब्द हो गए हैं बेटा। आगे इसके आगे हम क्या करेंगे, अब पाठ से आगे आपको दिया गया है। तो आपकी बात, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, तो हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं। कविता में आई ऐसे प्रयोग खोज कर परस्पर बातचीत करें। तो हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला, ऐसे किया गया है इसमें। तो आगे देख लेते हैं हम लोग और क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था, ये एक लाइन आ जाएगी यहाँ पर। इसको आप ले सकते हैं, हवा से घोड़े का पाला पड़ गया था, है ना। साथ में वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था, ये भी एक ऐसी लाइन बन जाएगी। इसके अलावा राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, ये आपकी लाइन बन जाएगी। साथ में निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, ये लाइन हो सकती है। यानी कि ऐसी बातें कही गई हैं जो कि सुनने में भावनात्मक सी लगती हैं, सुन करके कहीं ना कहीं हम भावुक महसूस करते हैं, वो लाइनें आपको यहाँ पर ढूंढनी है। आगे समानार्थी शब्द, तो कुछ शब्द हैं यहाँ पर समान अर्थ वाले इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि है अश्व घोड़ा, ये 3 शब्द घोड़े के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं, ये समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अब आगे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन पर हमें घेरा बनाना है जो कि समानार्थी नहीं है, जो है उनको छोड़ देना है, जो नहीं है उन पर हमें घेरा बनाना है। सबसे पहले दिया गया है हवा शब्द। हवा के लिए अनल शब्द का मतलब होता है आग, तो ये नहीं होगा बेटे। पवन और बयार हवा को ही कहा जाता है,
ठीक है, तो अनल शब्द नहीं होगा। अगला है रण। रण का मतलब होता है युद्ध, तो युद्ध होता है, इसका मतलब होता है समर होता है, समर भी युद्ध कहते हैं। तुरंग कहते हैं घोड़े को, तो तुरंग को आप अंडरलाइन कर देंगे, इसको गोला बना देंगे आप, ठीक है, ये भी गोला बना देंगे आप। इसके बाद आसमान। आसमान आकाश को भी कहते हैं, गगन को भी कहते हैं, नभचर कहते हैं पक्षी को जो आसमान में घूमता है, तो नभचर पर गोला लगा देंगे आप, इसका मतलब आसमान नहीं होता है। आगे आपको दिया गया है नद। नद कहते हैं नदी को, तटिनी सरिता भी नदी को ही कहते हैं, इसलिए आपका बच गया यहाँ पर शब्द नाद। तो नाद शब्द को आप यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे, ये आपका नाद शब्द इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा। आगे है करवाल। करवाल कहा जाता है तलवार को, तलवार को ही असी भी कहते हैं। ढाल अलग चीज होती है, यहाँ पर आप ढाल को अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पर आपके हो गए तुरंग, साथ में आपका नभचर, नभचर के साथ में आपका नाद। नाद का मतलब होता है आवाज बेटा, है ना, और ढाल, ये शब्द आपके अंडरलाइन हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। इसके आगे आपको दी गई है आज की पहेली, बूझो तो जाने। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। मतलब दिन में जागता है, रात को सोता है, 3 अक्षर का नाम है, उल्टा सीधा एक समान है, ये क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर शब्द बनेगा नयन। नयन यानी कि आंख, आईज। तो 3 अक्षर का नाम है, उल्टा सीधा एक समान है, दिन में जागता है, रात में सोता है, यही पहचान है। हमारी आंखें दिन में जागती हैं, रात को सोती हैं, यही इसकी पहचान है। और नयन जब हम लिख देंगे तो वो उल्टा सीधा एक समान शब्द हो जाएगा, तो इसका पहचान हो जाएगी नयन, ठीक है, तो उत्तर आएगा नयन। अगला आपको प्रश्न दिया है, अगली पहेली दी गई है। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। देखिए पक्षी, इसमें इसका मतलब ये कि एक ऐसा पक्षी अलबेला है जो कि बिना पंख के उड़ रहा है और अकेला उड़ रहा है, गले में लंबी डोर बांधी हुई है और अंबर का छोर पकड़ रहा है वो जाकर के। यानी कि गले में लंबी डोर बांध के कौन उड़ता है आपको पता है, हो सकता है आप बच्चों में से कुछ बच्चों ने उड़ाई भी हो। इसका उत्तर बनेगा बेटे पतंग, क्योंकि पतंग जो है वो उसके पंख नहीं होते हैं, बिना पंखों के ही वो किसी पक्षी की तरह आसमान में उड़ रही होती है, उसकी लंबी डोर जो होती है उसके साथ बंधी हुई होती है और ऊपर बहुत दूर तक वो आसमान में जाती है। अगली पहेली है, रात में हूं दिन में नहीं, दिए में हूं ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूं कौन। यानी कि रात में तो मैं हूं लेकिन दिन में नहीं होती हूँ, दिए के नीचे हूं ऊपर नहीं हूं, बोलो कौन हूं मैं कौन हूं। यानी कि वो कौन सी चीज है कि जो यहाँ पर रात में होती है, दिन में नहीं होती है, दिए के नीचे होती है, ऊपर नहीं होती है, वो कौन है इसके बारे में हमें। तो रात में हूं और दिन में नहीं हूं। रात में क्या होता है, रात में अंधेरा होता है, दिन में नहीं होता है, और दिए के नीचे अंधेरा होता है, ऊपर नहीं होता है। दिए के लिए आपका एक मुहावरा भी होता है कि चिराग तले अंधेरा, तो ये अंधेरे की ही बात हो रही है। अंधेरा कह रहा है यहाँ पर कि मैं रात में हूँ दिन में नहीं हूँ, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं हूँ। दिए के नीचे अंधेरा होता है, परछाई पड़ जाती है इसलिए, तो ये कौन है, ये अंधेरे की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे अंधेरा। अगली आपकी पहेली है, मुझमें समाया फूल, मुझमें समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। ऐसा कौन सा एक कोई चीज है जिसके अंदर आपको कोई ऐसा शब्द आपको याद आ रहा हो, जिसमें फल भी आ रहा हो, फूल भी आ रहा हो और मिठाई भी आ रही हो। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, हम लोग भी बचपन में पढ़ा करते थे, तो गुलाब जामुन। गुलाब जामुन में देखिए गुलाब फूल भी आ रहा है, जामुन फल होता है, फल भी आ गया, और साथ में मिठाई होती ही है गुलाब जामुन। तो फूल फल मिठाई तीनों के तीनों चीजें इसमें गुलाब जामुन में आ जाती हैं, और गुलाब जामुन को देख करके सबके मन में, मुंह में पानी भी आ जाता है, यानी कि सबका उसको देख के खाने का मन भी करता है। तो इसका आंसर होगा गुलाब जामुन। अगली पहेली है, सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है
पर पानी नहीं। ये कौन सी चीज है कि जहाँ सड़क तो है पर गाड़ी नहीं है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, शहर है पर घर नहीं है और समंदर है पर पानी नहीं है। तो इसमें आप नक्शा लिख सकते हैं, मानचित्र लिख सकते हैं। मानचित्र कैसे लिखेंगे, देखिए मानचित्र, ये मानचित्र कहते हैं मैप को बेटा नक्शा। नक्शे में सड़क होती है लेकिन गाड़ियां नहीं होती हैं, जंगल होता है पर पेड़ नहीं होते हैं, शहर होते हैं पर घर नहीं होते हैं और समंदर होता है पर पानी नहीं होता है। नक्शा इसका उत्तर बनेगा। तो ये आप लिख सकते हैं बेटे। ये आपकी पहेलियां पूरी हो गई हैं। इसके बाद आपको दिया गया है खोजबीन के लिए, तो इनके बारे में आपको इंटरनेट से या फिर पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करके लिखना है। तो महाराणा प्रताप कौन थे, उनके बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करके लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देख करके कहीं ना कहीं से ढूंढ के लिखना होगा। इसे मैंने आपके लिए इकट्ठा किया हुआ है बेटा, इसके बारे में जानकारी। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग कि महाराणा प्रताप कौन थे। तो महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा थे और मेवाड़ के शासक थे, जिनका जन्म हुआ था 1540 में और मृत्यु हुई थी 1597 में, यानी कि 1597 में। यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1597 में, 1597 में। एक महान योद्धा थे, मेवाड़ के शासक थे। उनकी वीरता, देशभक्ति और स्वाभिमान के लिए उन्हें भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी भी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, गुलामी स्वीकार नहीं की और साथ ही वो आजादी के लिए, स्वाभिमान के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। आगे जानेंगे इनके बारे में हम। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था इन्होंने 1576 में। तो यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें प्रताप के पास यानी कि राणा प्रताप के पास बहुत ही सीमित संसाधन थे, बहुत छोटी सी सेना थी। हालांकि यह युद्ध कोई फैसले पर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन राणा प्रताप की नीति और साहस ने उन्हें अमर बना दिया था। आगे, घास की रोटी और संघर्ष का जीवन। अकबर के दबाव की वजह से उन्हें जंगल में रहना पड़ा था। उन्होंने अपने परिवार और सेना के साथ बहुत ही कठिन परिस्थिति में जीवन व्यतीत किया और अपने आदर्शों के साथ कभी भी लेकिन समझौता नहीं किया था। उनके घोड़े चेतक की वीरता और वफादारी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी जान देकर राणा प्रताप को सुरक्षित निकाला था। साथ में उन्होंने संघर्ष के बाद अपने राज्य के ज्यादातर हिस्सों को वापस पा लिया था और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सारे प्रयास किए थे। साथ में महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते हैं। इनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में भी आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए हमें कैसे संघर्ष करना चाहिए। तो ये थी राणा प्रताप के बारे में जानकारी। इसके बाद आपको दिया गया है प्रश्न कि इस कविता में चेतक एक घोड़ा है। पशु पक्षियों पर आधारित 5 रचनाओं को खोजिए और अपनी कक्षा की दीवार पत्रिका पर लगाइए। तो ये 5 कविताएं मैंने जो मुझे पसंद है बच्चों की, मैंने वो ढूंढी है। आप लोग इनको भी पसंद कर सकते हैं, लिख करके अपने स्कूल की वॉल पर लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली कविता मैंने ली है चिड़िया रानी। तो है, चू चू करती आई चिड़िया, पेड़ की डाली पर बैठी चिड़िया, दाना चुगने खेत में जाती, बच्चों को फिर खाना खिलाती, पंख फैलाकर उड़ती जाती, नीले गगन में इठलाती, चिड़िया रानी प्यारी प्यारी, सबको लगती सजीव कुमारी। दूसरी कविता मैंने ली है हाथी राजा। तो हाथी राजा बड़े मजेदार, लंबे सूंड बड़े उनके दांत, जंगल में करते रोज सैर, साथ चले बंदर और भालू बैर, गन्ना खाते पानी भरते, सब बच्चों के दिल को भाते, मोटे मोटे हाथी राजा बनते सबके प्यारे। तीसरी कविता है गाय हमारी माता है, दूध से जीवन सवेरा लाती है, हरे भरे खेतों में जाती, ताजी हवा संग खुशबू लाती, सपनों जैसा श्वेत है रंग, प्यारी गाय करती दिल संग, बछड़े संग खेले वो प्यारी, गाय सदा हमें लगती न्यारी।
चौथी कविता है बंदर मामा की। तो बंदर मामा बड़े सयाने, गली गली में मचाते टहलाने, उधम मचाना है इनका काम, झपट कर खाना खेल है इनका, पेड़ों पर झूले उछल कूद करते, बच्चों को संग मस्ती करते, पर बंदर मामा कहें हर बात, न सताओ हमें रखो हमारी लाज। अगली कविता है मोर नाचा जंगल में। तो मोर नाचा जंगल में, बादल गरजे अंबर में, पंख फैलाए सुंदर सजाए, इंद्रधनुष का रूप सजाए, रिमझिम बरसे जब पानी, नाच दिखाए जादू रानी, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, सबसे सुंदर सबसे अच्छी। यह 5 छोटी छोटी सी कविताएं मैंने आपके लिए शामिल की हैं यहाँ पर वीडियो में। आपको पसंद आए तो आप ये लिख सकते हैं, या कोई और कविता आप लोग लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में और अपनी स्कूल के वॉल में चिपका सकते हैं। यही आपका ये पाठ खत्म हो जाता है। चेतक का अभ्यास कार्य पूरा हो गया बेटे, पाठ ये पूरा हो गया। आपको समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा जरूर। कहीं डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटा। हैव अ नाइस डे अहेड। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।